Under the policy discussions that we have, in fact, our National President of Kisan Morcha, Shri Rajkumar Chahar ji, and other Kisan Morcha leaders, we were exploring mechanisms to ensure predictability and transparency in price assurance. ये बहुत बार ये चर्चा हुई कि कैसे हम लोग प्राइस एश्योरेंस की बात को अप्लाई it has to be applied. It should not just be academic in nature. तो इस पर बहुत इस पर पॉलिसी लेवल पर काम हुआ है, रिसर्च भी हुई है, and we have been continuous in exploring how the digital procurement platforms could be generated or provided, decentralized storage or better data driven support could be given. That will that institutionalizing such things. Welcome to NEF Charcha. Today we have a very interesting guest with us. We have today Mr. Neeraj Sehrawat. Neeraj Sehrawat is Chief Strategy Officer of Kailash Kher Foundation, as well as he also is National In Charge Research and Policy, BJP Kisan Morcha. So first of all, welcome sir. को welcome देते हैं हम NEF Charcha में. This is going to be a very interesting conversation. And yes sir, all yours. Thank you निशांत जी. बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तहे दिल से प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज के साथ ये समय मिला, मेरा सौभाग्य है. धन्यवाद आपको. हाँ सर, और मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं इससे ही शुरू करना चाहूंगा कि मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था आपको, तो मैंने देखा कि एक बंदा है जिसने इंजीनियरिंग करी एंड ही गोज ऑन टू यूएस, वहां पे पायलट लाइसेंस, फिर उन्होंने IIM रोहतक से MBA किया. वो कॉर्पोरेट में भी हैं, वो एविएशन सेक्टर में भी हैं और एट द सेम टाइम आप पॉलिटिक्स भी संभाल रहे हो. तो टेल अस सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंट्रास्टिंग चीजें कैसे मैनेज? थैंक यू सो मच मेरा हौसला अफजाई करने के लिए निशांत जी. मुझे लगता है मैं कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ. जो दायित्व हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, उनको ना हूँ, और उसमें भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं एकदम आई एम दी परफेक्ट कैंडिडेट. बहुत त्रुटियां मैं करता आया हूँ, करता रहूंगा भी. शायद इंसान जब तक जीवित है गलतियां भी करता रहता है, लेकिन इस बात से खुशी होती है कि माता पिता ने जो मुझे शिक्षा दी, जो मुझे पॉलिश किया, तो उस बात से मुझे ये लगता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा कार्य हमारे माता पिता ने किया, क्योंकि हम एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे जहाँ पर ठेठ देसी जो भाषा का प्रयोग होना. और माँ तो बताती है कि बचपन का मैं 5 वर्ष का या 6 वर्ष का रहा होऊंगा जब सरकारी स्कूल हमारे गांव का था जिसमें मेरा एडमिशन कराया गया. तो वहां पर शुरुआती दिनों में तो अपशब्द स्वाभाविक सी बात थी. तो वो दिन जो माँ बताती है वैसा सोचता हूँ, और उन्होंने मुझे जो पालन पोषण कराया, तो उनको बारंबार नमन, उनको शत शत नमन. जहां तक मेरा कॉर्पोरेट और ये सब का, तो इसमें बड़ा एक ऐसी बात छुपी है जो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण भगवान जो है ना, मुझे गाइड करते रहे. जैसे वो गैया पालते थे गांव में, ऐसे ही हम भी गांव में भैंस चराते थे और गांव के तालाब में जाके स्विमिंग भी सीखते थे. तो उस परिवेश में जो सीखा वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रही. एक तो टीम वर्क करना सीखा, जो खेती में हम लोगों को सिखाया गया था दादाजी के द्वारा. टीम वर्क बहुत अच्छा रहा. फिर उसके बाद कुछ नया करने की ऊर्जा, कुछ नया करने की चेष्टा. गांव के स्कूल से हमें एक पानीपत एक शहर है, वहां भी करके आए. वहां फिर स्कूलिंग सारी करवा करके उन्होंने फिर एक जहन में ये डाला कि नहीं बच्चे, पढ़ोगे नहीं तो फिर देखो यहाँ पर साथ में ये जो है खेत में यही काम करना होगा. तो वो एक लगन थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो चलिए कर पाएंगे, इस दिशा में हम मेहनत करते हैं. और इंजीनियरिंग करने के बाद में, इंजीनियरिंग तो कर लिए, ये बताया गया था कि भाई इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो. तरीके से एक वो पढ़ाई होने के बाद में समझ में आया कि नहीं, हमें तो पायलट बनना था, तो पायलट बने. बट डेस्टिनी एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो जैसा जैसा प्रभु हमें गाइड करते रहे वैसे हम चलते रहे. हाँ सर, आपने एक मेंशन किया बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये खेती वाला किस्सा. ये मेरे ख्याल से ये ओमनी प्रेजेंट है मेरे ख्याल के हिस्से में, चूंकि मैं भी झारखंड से आता हूँ. तो मैं भी जब थोड़ी बहुत पढ़ाई से भागने की कोशिश करता था या तो कुछ नहीं पढ़ता, तो मेरे पिताजी ये सेम चीज मुझे बोलते थे कि देखो फिर तुम्हारे लिए खेती कर लेना लास्ट में. क्योंकि सर ये
आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको पता चला कि पायलट बनना चाहते हैं। इट इज टिपिकल विथ इंजीनियर्स, हमारे टाइम का ही फिनोमिनन है, मेरे ख्याल से आपके टाइम में ही आ गया था कि इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत लोगों को पता चलता है कि वो करना क्या चाहते हैं। जी आई कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने भी ये चीज फेस किया है। साइड में भी ये चीजें होती थी कि पहले तो तुम इंजीनियरिंग करो या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में से एक से चुनो, उसके बाद जो भी जी तो। लेकिन ये काफी बड़ा वो स्टेप भी होता है सर, क्योंकि अगर आप एक बार इंजीनियरिंग कर लेते हैं फिर आपके पास ऑप्शन होता है, बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन होता है कि आप कॉर्पोरेट में जाएं, आराम से अपनी ऐश की जिंदगी जिए। बट यू चोज द अदर वे, आपने एक और टफ चीज करनी, एंड रियली ग्रेट दैट सर आप पायलट बने, क्योंकि हम लोग भी बचपन में देर सोचते थे जब हवाई जहाज उड़ते थे कि मैं भी पायलट बनूंगा, बट अल्टीमेटली वो हो नहीं पाए। खैर सर, जैसे अभी हम लोग खेती की ही बात कर रहे थे, आप यूएस भी रह के आए हैं, तो अभी जब हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो एक मेजर मूवमेंट जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में आया था वो था फार्म लॉज। जी ये 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2019 2020 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी मानी जा रही थी। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक बिकॉज ऑफ सब सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो सर आपसे ये प्रश्न है कि जो नेक्स्ट फेज है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से देखती है? बहुत अच्छा एक विषय आपने छेड़ा है निशान जी। सबसे पहला ही प्रश्न बड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मुद्दा फार्म लॉज जो लेकर के आई थी गवर्नमेंट, तो उस पर चर्चा करने में बड़ा आनंद आएगा। कारण ये है क्योंकि आप और हम या अधिकांश भारत जो है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझता है। एक वो समय था, एक वो दौर था जब हमारे अनाज भी पर्याप्त नहीं था। तो उस दौर को आप और हमारी जनरेशन ने ना भी देखा हो तो लगते हैं, अपने बड़ों से सुनते थे वो बात। और कैसे वो एक एक दाने की कीमत बताई। हम फसल कटाई होती थी गर्मियों की छुट्टियों में, हरियाणा में तो उसे लावनी कहा जाता था। तो वो हार्वेस्टिंग सीजन में जब हम जंबा पूरा परिवार इकट्ठा होकर के खेत में कार्य करता था, और वो अनाज की ढेरी लगती थी खेत में ही। तो जब ढेरी लगाते थे एक जगह, तो गेहूं के दाने दूर दूर फैले होते थे, तो बच्चों की जिम्मेवारी ये होती थी एक एक दाने को चुग करके उस ढेरी में इकट्ठा करना है। देखिए कितनी गहरी बात वो सिखाई गई उस वक्त, कि अनाज की कदर। और वो कदर क्यों थी? वो दो कारण थे। एक तो वाकई हम उसको, अन्न को देवता का हम लोग संज्ञा देते आए हैं, और दूसरा इस बात की कदर भी करते थे कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त अनाज, अधिकांश जनता के पास अनाज नहीं है, तो ये एक एक दाना हर उस व्यक्ति के पेट में जाए जो जिनके पास अपने खेत नहीं है। तो किसान अपने आप में एक ऐसा कार्य, एक ऐसी जिम्मेवारी करता आया जो वाकई नेशन बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बात रही है, और आगे भी। आज से 20 साल पहले की हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज का बहुत अभाव था, और आज हम देखते हैं तो पर्याप्त संभावनाएं हैं। पिछले 10-15 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि ये अब बच्चा ये जानता है कि उसे करना क्या है। आप और हमें इंजीनियरिंग करने के बाद भी समझ में नहीं आया, या देर से आया, कि हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि वो एक बड़ों को भी लगता था कि नहीं, कि कैसे उनको लगता था इंजीनियरिंग करें या एमबीबीएस करें तो ये कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ग्रेजुएशन तो करे, बहुत लोग थे। पर आज ये ऐसा समय आ गया है कि जो बच्चा स्किल को समझता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन को एब्जॉर्ब करता है, ग्रैब कर सकता है। इसके कई कारण भी रहे होंगे। डिजिटल जो हमारे इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन और ये सब चीजें जो आई हैं, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका स्वागत किया है हमारी डेली लाइफ में, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और आप देखिएगा आने वाली जनरेशन्स क्या इसको यूटिलाइज करेगी। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है ये। तो फार्म लॉज का आपने प्रश्न छेड़ा था, लेकिन मैं भावनाओं में वो पिछली इन बातों में चला गया। बहुत सोच समझ करके हर रोज ये चर्चाएं होती हैं कि कैसे इस बड़े सेक्टर को, हमारे देश के जो जिसे खेती, उसको मार्केट इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए। मार्केट इकोनॉमी से जब जुड़ेगी खेती, तो उसका ना तो बर्डन किसी सरकार पर होगा और ना किसी किसान पर होगा। किसान को भी लाभ मिले, किसान को अपनी फसल का सही दाम मिले, उसके उसको अचीव करने की दिशा में एक अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय है। बट एनीवेज, जो नेक्स्ट फेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की आप बात पूछ रहे थे, तो उसमें मेरा ये मानना है, अंडर दिस great leadership of our Prime Minister Modi ji, and I must mention
one great personality, our national president of BJP Kisan Morcha, Shri Rajkumar Chahar ji, is member of parliament from Fatehpur Sikri. He always guides about, how the next phase of reforms will be. It have to be the farmer first and consensus driven. We are focusing on building stronger value chains, expanding digital agri infrastructure, and empowering farmer producer organizations so that reforms translate directly into higher incomes of everybody who is working on the field. So ये यदि ये इसी गति से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे किसान भी अमेरिका के किसानों की तरह फोर्ड मस्टैंग और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां चलाते दिखेंगे। एक बात और मैं एक ऑन अ लाइटर नोट आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं यूएस गया पायलट बनने के लिए, मैं पहली बार जहाज में बैठ रहा था और पायलट बनने जा रहा था और पहली फ्लाइट में अमेरिका पहुंच रहा था। तो पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का विषय था कि लड़का अमेरिका पहुंच रहा है। जब वहां से हम लोग ट्रेनिंग करके वापस आए लगभग 1 वर्ष के बाद में, तो गांव के बुजुर्गों ने हमसे पूछा, बैठक में बैठे चौपाल में ये बात चली, अच्छा बेटा और बता वहां क्या होता है, वहां खेती कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, फसल का क्या होता है, ये जो स्वाभाविक से प्रश्न। तो उसमें हमने कहा दादा वहां एक बड़ी अच्छी बात हमने देखी कि वहां पर जो है ना, जिन दिनों बारिश की जरूरत है, फसल को जब जरूरत है तब बारिश होती है, जब जरूरत नहीं है तो बारिश नहीं होती है। तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे वाह बेटा, अमेरिका का तो राम भी बहुत समझदार है, भगवान भगवान भी बहुत समझदार है। तो ये सब है, और जो है ना राम बहुत समझदार है, हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने मेंशन किया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट द डिफरेंस बिटवीन द फार्मिंग इन यूएस एंड द फार्मिंग दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, बिकॉज वहां पे जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही एलीट चीज मानी जाती है। इफ यू आर इनटू फार्मिंग देन यू आर अ बिग पर्सन, अदरवाइज आपके फार्मिंग आपके बस की बात नहीं है, यू आर मोस्टली इनटू सर्विस सेक्टर या फिर आप कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं। बट जब इंडिया में फार्मिंग की बात आती है तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हमें अपने पेरेंट्स ये बोलते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो खेती करना पड़ेगा। तो स्लोली दैट ऑल्सो नीड्स टू चेंज कि यार नहीं पढ़ोगे तो खेती नहीं करना पड़ेगा, पढ़ के भी तुम खेती कर सकते हो और बहुत अच्छे से। ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली सर, कि हमारे भी राम जो है हम पे मेहरबान है और चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो सर दूसरा प्रश्न जो मेरा आपसे है, जब आप मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो ये जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई, जो कि गवर्नमेंट ने फार्म लॉस में कोशिश भी की थी कि जो बिल्कुल मार्केट से डायरेक्टली छोटे किसान हो या बड़े किसान हो उनको कनेक्ट कर दिया जाए, बट स्टिल वो हो नहीं पाया और स्टिल अभी भी देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज और गवर्नमेंट को आज भी एमएसपी देनी पड़ती है किसानों को, और जो कि बहुत अच्छी बात भी है। बट एट द सेम टाइम सर्टनली मुझे ऐसा लगता है कि एमएसपी शुड गो धीरे धीरे धीरे, ताकि जो किसान हैं वो डायरेक्टली मार्केट को अपने हिसाब से मतलब काम करके मार्केट में डायरेक्टली सेल कर सके और गवर्नमेंट के बीच में कोई रोल ना रहे ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो इसीलिए आपको कैसा, मतलब आप कैसे देखते हैं कि मार्केट लिबरलाइजेशन और एमएसपी को किस तरह से गवर्नमेंट बैलेंस करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया निशांत जी। देखिए, एमएसपी एमएसपी एक शील्ड है, सीलिंग नहीं है। इट इज अ शील्ड, नॉट अ सीलिंग। Government views market liberalization and MSP as complementary. Farmers must have the freedom to sell anywhere they want to, but also the confidence, that a safety net exists that has to be imbibed into the farmer. हमारी फसल जो है वो खराब नहीं होगी, हम लोग किसी भी मंडी में जाकर के वो बेच सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अब आजकल हर घर में शिक्षा ऐसी आ गई है, हर घर में इंफॉर्मेशन का सोर्स ये फोन ऐसे पहुंच कि किसान का बेटा, किसान के बच्चे भी ये मानते हैं कि मंडी में या हमारा फसल का जो सही दाम है वो कहाँ, कौन सी मंडी में या कौन सी मार्केट। हमारी भारत की इंडस्ट्री, देखिए भारत अपने आप में एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है। सर्विस इंडस्ट्री की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर बस समझने की देर थी, ऑर्गेनाइज करने की देर थी, इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की देर थी। और मैं समझता हूं कि सरकार तो इस दिशा में काम कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे जैसे और आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो नौजवान बच्चे, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टुडे, दे नो वेयर टू सेल द प्रोडक्ट दैट वी ग्रो इन द फार्म।
We know our kids, our coming generation, they know कि हमने जो अगर कोई ऑर्गेनिक उगाया है तो उसकी वैल्यू क्या है, हमने अगर मिलेट्स उगाए हैं तो उसकी वैल्यू क्या है. हमारा विद द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टुडे, जो अपने आप में एक लग्जरी थी पहले, with the help of that information, with the help of the technology, हमारे बच्चे, हमारे किसानों के परिवार ये जानते हैं कि किस फसल की क्या कीमत, हमें उसको प्रोजेक्शन बेस्ड खेती हमें करनी चाहिए, किस किस क्रॉप की डिमांड की सप्लाई, उसका बैलेंस समझते हुए हमें अपने मुनाफे और हमारी खेती को एक साइंटिफिक बेस्ड खेती के तौर पर काम करना है. और यही प्रयास सरकार का है जो जिस पर हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं. बिल्कुल सर, अब जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि एमएसपी जो है वो शील्ड, वो कोई सीलिंग नहीं है. और इसी पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर. रिसेंटली वी हैव सीन कि देयर हैव बीन डिमांड्स कि एमएसपी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए. तो आपकी उस पे एक टेक है, व्हाट इज योर टेक ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एमएसपी? See, under the policy discussions that we have, in fact, our national president of Kisan Morcha, Shri Rajkumar Chaharji, and other Kisan Morcha leaders, we were exploring mechanisms to ensure predictability and transparency in price assurance. ये बहुत बार ये चर्चा हुई कि कैसे हम लोग प्राइस एश्योरेंस की बात को अप्लाई, इट हैज टू बी अप्लाइड, इट शुड नॉट जस्ट बी एकेडमिक इन नेचर. तो इस पर बहुत इस पर पॉलिसी लेवल पर काम हुआ है, रिसर्च भी हुई है, and we have been continuous in exploring how the digital procurement platforms could be generated or provided, decentralized storage or better data driven support could be given. That will that institutionalizing such things to provide a better platform will make this sector organized and will be beneficial for everybody. You will see the change in coming days. Exactly. This is also a very important point that you raised, that when we talk about farming and when we talk about agriculture, we can divide India into two parts. Basically, western part, when it comes to farming, they do have, compared to eastern part and the southern part, they do have some prosperous farmers, or the farming techniques are way more advanced than actually what is being practiced in eastern side. Since I am from the eastern side, I have seen small and marginal farmers, basically, since farming is practiced in our side. Coming from Jharkhand, paddy is one of the most grown crop there. So when we talk about farming community, we should not be only talking about the large farmers. We should also be concentrating on small and marginal farmers. So since you come from the policy wing of Kisan Morcha, I'd like to ask, what are the government plans to make the small and marginal farmers competitive globally? Because this is very important, that irrespective of how big the farmer is, he or she should be able to get the same amount of competitiveness in across the globe, just like a large farmer. See, that's a very valid point, that in India we have very vast diversity, and we must say that the regional climate, regional availability of land is very diverse in nature in India. And there are still challenges in terms of connectivity or APMCs. There are places I have seen where our farmers still lag to have a platform where they can go and sell their produce, especially in hilly areas or, as you rightly mentioned, northeastern area. So Government of India has repeatedly emphasized that small farmers must not be left behind in India's global growth story. So therefore, we are promoting aggregation through FPOs, access to credit and the technology, local processing also, that will help even marginal farmers become exporters of value-added produce. There have been, one small observation I had, the northeastern states, we get the most organic produce from these states, but the connectivity kills the beauty of that produce. So government have, there are multiple schemes to benefit the farmers that we have across India. So government introduced Udan as a scheme. Problem is that we don't know the applicability of the schemes. Public must become proactive in
how to get the maximum benefit out of the schemes. Udan is one such scheme wherein, we can export, our small farmers could also export their produce to different countries. Like Northeast से अगर हमें पहुंचाना है, दुबई में हमें पता है fruits की, vegetables की demand है, तो why can't it be, exported from there to Dubai, to UAE, to London, or the nearby countries. उस दिशा में हमें काम करना है. I remember I have been to DGCA last month to know the status of what all, aviation sector, what all airlines or the cargo operators operate in that sector. And I was surprised to see that there are multiple applications. There are multiple companies and the individuals who are, understanding this particular area as an opportunity, wherein they are ready to buy the aircrafts, smaller aircrafts, which do not use a big runway to land or to take off. So those aircrafts can pick the produce the crops from those small farmers and fly it up to Delhi. From Delhi, there is another cargo operator who can take it to different countries like Dubai and all that. So these things we need to work on, and I believe it will definitely benefit the small farmers, marginal farmers. Yes, sir, as you rightly pointed that, there are demands of different crops, different cereals, or different kind of, fruits across different parts of world. It is not the same. If we see, it varies within states in India also. So, sir, when we talk about agriculture, sometimes we limit ourselves talking about cereals and talking about so-called big crops. That means paddy, maize, sugarcane, etc. But at the same time, you also need to look at our requirements also. Like India is a major importer of oil seeds, if I'm not wrong. So, what are the steps the government is taking to promote the diversification of agriculture, be it horticulture or pulses or oil seeds? What are the steps that are being taken in this arena? Guided by the vision of our Prime Minister, we are encouraging diversification towards horticulture, pulses, oil seeds. These crops use less water, have better market value. And you rightly mentioned that, oil seeds, we are the biggest importer of oil seeds. So, and the beauty is that, these crops use very less water. Water itself is, a gold, much more precious than gold or any other metal. And I must appreciate that how our farmers are exploring, to grow such crops. I've seen, as I just mentioned, I went to DGCA. Similarly, we went to an institute, TUSA. There were many farmers from Madhya Pradesh and such states who were exploring for, doing kheti for the soybean. Yes. And I was proud to learn how wisely they have been, attending the camps, the training camps that camps are being conducted by the government through various channels. NABARD itself, every district is being monitored not only by providing the financial support to the needy farmer, but also by providing the best quality seeds by different agencies. So it cannot be implemented in a day or a year. The shift that we are talking about will take time. But what we were envisaging, it's not going to take that much of time. Our farmers, our new generation farmers, they are being, very much willing to learn new techniques. They are exploring how we could grow new crop rather than what we used to do, जिसको हम परंपरागत खेती बोलते थे. तो उससे हट करके भी हमारा युवा नई पीढ़ी करना चाहती है और कर भी रही है. सर, आई थिंक यू राइटली मेंशन्ड कि खेती से भी अलग तरीके से खेती. एंड सर, आपने इससे पहले जब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें नॉर्थ ईस्ट ने एग्जांपल देते हुए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी. ऑर्गेनिक खेती नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा अच्छी होती है, बट व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी तो वो कहीं ना कहीं और वो इस चीज पे गवर्नमेंट ने उड़ान में काफी काम किया. और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी, वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आप कितना बेनिफिशियल और रिवोल्यूशनरी मानते हैं व्हेन इट कम्स टू व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट डबलिंग फार्मर्स इनकम? सो हाउ डू यू सी इट बीइंग प्लेस्ड इन दैट फॉर इट? बहुत अच्छी बात कही आपने. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हम सिर्फ बात करते हैं, बट जब आप जाकर के देखें उन गांवों में जहां पर साइकिल से जाना बहुत कठिन था, आज वहां पर गाड़ियां दौड़ती. तो
मैं अपने आप में स्तब्ध रह गया जब मैं लास्ट ईयर कुछ ऐसे गाँवों में गया, और स्तब्ध इस बात से रहा, द क्वालिटी ऑफ रोड दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना is not less than any expressway, though it is not that wide, but the quality that has been implemented there, I was proud to see कि वाकई हमारे गांव भी कोई स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। जब हम देखते हैं कि वो ग्रीन पैच अक्रॉस द रोड दोनों तरफ, यकीन मानिए अपने आप में एक मेडिटेशन सी फील होती है। खैर, ये तो बात हो गई कि एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात जो कह रहा था, बट as per your question, I must say that Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, under the broader vision of the government of India for doubling farmers' income, it is being closely aligned with rural logistics and the cold chain network. So our Prime Minister, our National President Rajkumar Chahar, he have been very vocal about ensuring that every rural road leads to a market, not just a mandal headquarters. See, that's the level of detail we are working at. And I must mention, I saw one ad on TV जिसमें ये जिक्र किया गया था कि ये सड़क शहर को जाती है, वो बात नहीं। एक युवा हमारे जैसा कुछ काम करने जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा था कि नहीं माँ, ये जो सड़क है ये सिर्फ शहर तक नहीं जाती है, शहर से गांव तक भी लाती है। और वो उस दिशा में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी इकोनॉमी में ये इजाफा करने वाली बात है जो रूरल लॉजिस्टिक्स को एनहांस किया। उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं हमारी भारतीय सरकार को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, और उन सभी विजनरी लीडर्स को जिन्होंने इस बात को सोचा समझा इम्प्लीमेंट किया। सर, अगर अब हम बात करें, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक जो फेनोमेनन रिसेंटली देखा है वो है फ्लड्स का, स्पेशली इन हिली एरियाज। और फ्लड्स के साथ साथ काफी सॉइल इरोजन भी होता है। और ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर कि मैं आई वाज देयर इन मनाली, लास्ट ईयर की बात है। और मनाली में एक पॉइंट पे चढ़े और वहां पे हमने देखा कि जो टेरेस फार्मिंग है जहां पे प्रैक्टिस होती, पीपल हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस देयर। आई डोंट नो, देयर माइट बी शायद अवेयरनेस की कमी हो, बट आप सर ये मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर को हमेशा ज्यादा कमर्शियली वायबल बनाने की कोशिश में कभी कभी जो क्लाइमेट रेसिलिएंट बनाना और ज्यादा उसको सस्टेनेबल बनाना, ये तो हाउ डू यू सी गवर्नमेंट वर्किंग उस साइड में, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर के साइड में किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है? निशान जी, आपने बहुत अच्छी बात नोटिस की कि जो कंक्रीट जंगल का जो विस्तार हो रहा है वो सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। एंड फॉर दिस आई रिमेंबर वन स्टेटमेंट आई वाज यूजिंग ऑल माय debates during college days, was that we were taught what to think, we were taught what not to think, but we were never taught how to think intelligently. See, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय रहा। एक समय था जब अभाव था इंफॉर्मेशन का, इंटरनेट नाम की चिड़िया का हमें पता नहीं था। एक दौर आया जब इंटरनेट आया तो साइबर कैफेज खुलते थे, साइबर कैफे में जाकर के गूगल पे इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए पैसे लगते थे। वो एक समय था, भारत में इन सब संभावनाओं की बहुत कमी थी। पर आज के इस दौर में जब digitalization is not just limited to the social media, but for all the work that we could do that involves the skill based learnings, that involves the understanding the market economy, that involves understanding demand and supply, that involves how much climate resilient a person or a state could be, how much I have come across young children of the age of 10 to 12 years who are so aware about their carbon footprints. हमने सोशल मीडिया पे या हमने प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा होगा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हर साल अपने जन्मदिन पर या किसी विशेष उपलक्ष्य में हजारों पेड़ भी लगाते हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव है जो ये अवेयरनेस हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से या गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट नेशनल एंथम्स के द्वारा हम लोगों तक पहुंच, जिससे बहुत बड़ी जागरूकता अपने आप में
लोगों तक आई है। आई रिमेम्बर वन डे टॉकिंग टू पद्मश्री कैलाश खेर जी, गुनगुना रहे थे जल संचय पर। जल संचय करना होगा, अब अपने आप में ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमें लेनी होगी, जल संचय हमें करना होगा। सो सच इनिशिएटिव्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन एंड to sustain in the world, to sustain in this country or in this world. Every kid must get all the resources that we have got, and for that, climate plays a very bigger role. So, under Kisan Morcha's guidance, we are scaling up climate smart practices, resilient seed varieties. That's a very big aspect. Resilient seed varieties and better irrigation technologies. Sustainability is not an urban luxury. It's a rural necessity, I must say. So that's how we are spreading But awareness. you raised an important point. I think it is very important that sustainability is not an urban luxury. We can very well talk, about sustainability in AC rooms, tossing champagnes. But where I see it is most necessary is the rural areas, especially considering the fact that the world is now more connected, and even the wealth from urban areas is going to the rural areas. So they are more at the receiving end of all the non-sustainable practices. So it is very important the point you raised, sir. Continuing on the fact that sustainable agriculture is very important. What I feel today, I have noticed myself that in a people are trying to grow each and every crop in every areas. For example, if someone tries to grow paddy in some arid area of Rajasthan just to have kind of experiment, it would be very foolish. Rather than that, someone should be growing a less water intensive crop there. So, are there any discussions to create this kind of awareness that not every kind of crop is for every place? Are there any kind of discussion on water use rationalization and encouraging millets and other less intensive kind of crop, water intensive kind of crops? See, it's a very good observation that you had mentioned just now. It will be very foolish if somebody try to grow paddy in the desert area. And I believe our people, हमारे देश का हर नागरिक इस बात को समझता है कि हमें अपना प्राकृतिक तरीकों को तो अपनाना है ही, परंपरागत खेती से भी दूर हट करके कुछ नया आविष्कार करना भी महत्वपूर्ण है। सो गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंपेन रहा, जहाँ पर इस बात से प्रेरणा हमारे किसानों को, हमारे नौजवान साथियों को मिली कि हम श्री अन्न जिसको कहा जाता है, या तो पैसे हमारे गांव की बड़ी बुजुर्ग महिला जब फास्टिंग करती थी, कभी शामक की खीर बना के खिलाती थी, कभी बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में खिलाई जाती को। कोई गूगल ने आके नहीं बताया कि बाजरा इज प्रोटीन रिच। उनको गूगल ने आके ये नहीं बताया कि ये मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, किस लिए जरूरी है। दे न्यू इट नेचुरली। और आई मस्ट से कि वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत अपने आप में इतने जागरूक थे कि उन्हें पता था कि हमारे यहाँ श्री अन्न की क्या महत्वता है। उन बातों, उनकी सब उस विचारों को और उनकी प्रैक्टिसेस को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमारे भारत में, हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में वो लोग स्वस्थ और दीर्घायु क्यों होते थे, उसका ये एक अपने आप में बड़ा कारण रहा है। और वहां से प्रेरणा लेते हुए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, the government is promoting millets in less water intensive crops. Simultaneously, we are also expanding micro irrigation watershed projects so that water becomes a shared national resource, not a point of stress, I must say. But I think you rightly mentioned that water should be a shared resource. Had it been the concept, हमारे ख्याल से जो states के बीच में we see so much river tribunals come into play when we talk about India, जहाँ पे one state is fighting with another state because of water. So if we actually make it inherent into ourselves that water is the shared resource, then I think that a lot of problems will go automatically. Sir, like you mentioned, paramparagat kheti se dur. Now what is paramparagat is
mostly fertilizer based, and different kind of chemicals are used when we talk about agriculture. So how do you see government promoting adoption of clean technologies, be it solar irrigation, be it precision farming, or be it organic methods like zero budget natural farming? It is quite popular in the northeastern state, and I think it is slowly piercing into the other parts of India also. So, in all these deep, I must say, the most wide discussions, I have heard Sri Rajkumar Chaharji being a strong advocate for solar irrigation. See, why I mentioned Sri Rajkumar Chaharji, he is the person I have seen who is going state to state, villages to villages, street to street, meeting different farmers, and, promoting, or I would say, advocating for the solar irrigation and precision farming. See, through initiatives like, PM Kusum is one such initiative you must have heard. We are empowering farmers to generate energy, not just food. So farmers could generate energy apart from what they have been doing, the basic thing, food. So organic and natural farming are being expanded under this clean tech vision. सर अभी हमने अपने डिस्कशन के दौरान में किया वो परंपरागत खेती, और call it in English the traditional wisdom in farming. So how do you see India integrating traditional wisdom in farming with modern agri-tech? Because at some point we also need commercialization, but the commercialization should also be not dominating over sustainability. Sustainability should also not dominate over commercialization. बोथ जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ऐसे बैलेंस को कैसे इंडिया अचीव करे? Great. So our ancestors, they farmed with wisdom, right? एक वो दौर था जब इक्विपमेंट्स नहीं थे, मशीनरीज नहीं थी, बैल से खेत भी जोता जाता था. कितना पेशेंस रहा होगा हमारे उन बुजुर्गों, कितनी मेहनत वो करते थे, सुबह 4 बजे जाग करके वहां खेत में जाना. So they have done the farming with wisdom. But now, when we have got the information, we have got the technology, we must now add science into that wisdom for farming. So the traditional knowledge and modern innovation, they can go hand in hand, from natural pest control to artificial intelligence-based advisories, creating a hybrid model that respects heritage and embraces the progress. So ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. AI बेस्ड एडवाइजरीज की बात कही, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है. आज क्यों ऐसे कुछ कंपनीज है जो भारत के एक गांव में अंगूर उगा रहे हैं और जापान में बैठ करके वो उस दे कैन हैव द डेटा ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना उसको पानी की जरूरत है, कितना उसको पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, कितना उसको nutrients, so that artificial intelligence implementation of sensors, using the right technique for farming, using the right equipment, ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और हमें इसे अपनाना चाहिए. अपनाने से ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी को जागरूकता लानी चाहिए, जिससे ज्ञान है इन टेक्नोलॉजी, उसका प्रचार भी करना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. और आपने अभी बात करते हुए AI का मेंशन किया. आई थिंक व्हेन any discussion currently across the globe is incomplete without AI and data, because we know that data is the new oil and AI is slowly taking over a lot of things which were traditionally done by humans. So, I mean, when it comes to farm policies, how do you see data and AI, complementing the farm policies that would be shaped in future? बहुत सही. आपने इस बात से एक बात याद आई which I would like to share with you. आजकल के जो बच्चे हैं वो भी AI की इतनी बात करते हैं, या मैं कहूँ समझ रखते हैं, कि उन्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है. मेरी बिटिया है 7वीं कक्षा में वो पढ़ती है, और मेरे साथ हर रोज तो नहीं पर वीकेंड्स पर मेरे साथ फार्म पर गायें जो पालते हैं वो लगे. 7वीं की विद्यार्थी होने के बावजूद वो ट्रैक्टर भी चलाना, कल्टीवेटर सहित कल्टीवेट करना जान, क्योंकि हमने बताया कि जब तुम अन्न जो तुम खा रहे हो, यदि तुम उसे उगाना नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते. पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है
कि हम सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बने, उस विचार को रखते हुए हम ये शिक्षा भी हम ग्रहण करें। तो उसने एक बात कही पीछे कोई, उसने कहीं ऑब्जर्व किया कि अब फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्यों ना उसको एआई कैसे करोगी बेटा, मैं तो नहीं समझता एआई वहां पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा। शी सेड दैट वी मस्ट use the technology for dairy farming. Dairy farming itself is a big, project. So I said, proud of you if you could make a presentation in this subject. She made a very fantastic presentation, and somehow she got to know through school only. She was working on something startup, and there was, from IIT Ropar, there was some application which were being called for submitting their ideas. She submitted that idea of dairy farming and presented it very well with IIT Ropar team, and they awarded her with 2 lakh rupees of prize money to help her in AI based dairy farming. आजकल बच्चे हमसे ज्यादा समझते हैं कि AI का यूटिलाइजेशन कैसे हो, right? And one thing she mentioned that, with the help of that technology and the help of the local women farmers, she can have better yield, she can have better profits, and the best product with the right quality could reach to each and everybody's home. So the Kisan Morcha's inputs, with the team of Kisan Morcha, we were developing digital agri infra that uses AI for localized crop advisories. Soil health mapping itself is a very big thing and a very basic thing. With the implementation of these things, we know the targeted benefits that we could have in our day-to-day life, and and on the larger picture of the promotion of agriculture. So our National President Shri Rajkumar Chahar, he has also been very instrumental in encouraging the use of technology at the grassroots to democratize data access for every farmer. डेटा इज समथिंग विच अपने आप में, जैसे हम सरल भाषा में जब गांव में किसी किसान को समझाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये डेटा अपने आप में भगवान है। वो कहते हैं कैसे? ने कहा कि दाता है, ये दाता दाता देता है, दाता जाता कहाँ है? श्री राम के पास। तो कहते हैं श्री राम के कंप्यूटर में रैम हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसे जोड़कर बताते हैं तो वो किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझता है कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इन सभी बातों से ये परिवर्तन रहा है, और हम लोग डबलिंग द फार्मर्स इनकम की जो बात करते हैं वो सजीव हो रहा है वो सपना भी। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू योर डॉटर। आई मीन दिस इज नॉट अ स्मॉल फीट कि 7 साल की उम्र में टू थिंक इन सच अ वे। मेरे ख्याल से मैं जब क्लास 7 में था तो पास कैसे होना है उससे ज्यादा क्रिकेट खेलता, मतलब ऐसा होता था कि सुबह स्कूल जाना है और शाम को क्रिकेट खेलना है, उससे ज्यादा मैं कुछ सोचता नहीं था। बट सीइंग द किड्स ऑफ टुडे, आई मीन थिंकिंग अबाउट एआई एंड जस्ट नॉट एआई के बारे में ऐसी ही बात कर दी, to have its application and to get rewarded from an institution like IIT Rupert, it matters a lot. So congratulations once again sir. And sir, जब हम बात करते हैं, अभी ही हमने बात की कि एक पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी मनाली का, जब मैं एग्जांपल दे रहा था, तो देयर हैव बीन टॉक्स गोइंग ऑन अक्रॉस द सर्कल। कई बार जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं और जो क्लाइमेट एंथुसियास्ट होते हैं उनके बीच में टकराव का विषय बन जाता है कि कई लोग, कई बार जो क्लाइमेट एंथुसियास्ट होते हैं बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, बिकॉज कई बार पेड़ काटने पड़ते हैं, एंड स्पेशली पराली चलाने के भी विषय कई बार उठाया जाता है। तो इन कमिंग डिकेड्स, सिंस डेटा एंड एआई आर आल्सो गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, how do you see the intersection of agriculture and climate policy shaping the coming decade? So going forward, agriculture and climate policy will converge under one national global resilient prosperity. So what is that national goal? You must understand that is resilient prosperity. So Kisan Morcha have highlighted in every forum, farmers must be recognized as climate warriors, पर्यावरण के संरक्षक. India will focus on low carbon, high income farming, balancing productivity with the sustainability. अब हम जैसे लास्ट क्वेश्चन के आंसर में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, हमें सर्वप्रथम हमें समझना होगा बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाई कराई जाती है, मेरा ये मानना, हमारे यहाँ शिक्षा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी रही थी पहले, वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं थी। आप ही बताइए निशान जी, इंजीनियरिंग की है,
वो इंजीनियरिंग को कहीं अप्लाई किए हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल। मैं तो मतलब बस मुझे टॉपिक्स याद, लैपलेस Exactly. ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। एग्जैक्टली हमें बस सब्जेक्ट्स याद है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमने पढ़ा या काइंड ऑफ मशीन हमने पढ़ा या थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा। बट हमारे यहाँ ये एक बड़ी दुविधा है, दुर्भाग्य भी कहूंगा, कि एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन नहीं रहा। तो स्कूल्स में भी जो पढ़ाया जाता है उसमें अपने आप में ये भी एक विषय होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। कोविड ने हमें वो सिखाया। स्कूल कॉलेज शायद ना भी सिखा पाए, पर प्रैक्टिकली जो हम सीखते हैं वो हमेशा याद रहता है। तो कोविड के दिनों में ये हमें सिखाया गया कि सेल्फ सस्टेनेबल कैसा होना। मैं अपने आप से ये सोच विचार करता रहा कि हम महानगरों में रहते हैं। मैं भी मुंबई में रह रहा था, जुहू में हमारा एक छोटा सा घर है, वहाँ बड़े आनंद से रह रहे, कॉर्पोरेट जगत में कार्य कर रहे थे, वही रूटीन 9 to 5 या 9 to 9, सुबह निकल जाना, रात को आना। और लोग क्या करते हैं महानगरों में, जिम जाना, पैसे देकर। कोविड आया तो ये समझ में आया कि लॉकडाउन है तो महानगरों में लॉकडाउन कैद लगती थी कि आपको घर में ही पैक रहना है। पर हम लॉकडाउन से जस्ट पहले अपने फार्म पर, खेत में आ गए, गुड़गांव पहुंचे। और कोविड लॉकडाउन के दिनों में भी हम खेत में जब खुली हवा में घूम रहे हैं, हम वही सब्जियां उगा रहे हैं, उन्हीं सब्जियों का सेवन अब पालक क्यारी में, तो वो 15वें दिन पालक खाने योग्य हो जाती है, मेथी उगाई जाती है, धनिया उगाया जाता है। तो कोविड के दिनों में भी हमने बहुत कुछ, जो उन दिनों पर सब्जियां उगती थी वो हमने उनका प्रयोग किया। हम लोगों ने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को समझा। और प्रकृति अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हमें सब विषयों पर सिखाती है। प्रकृति ने, प्रकृति का सम्मान करते हुए जब हम वहां पर रहे तो हमारे बच्चों को भी ये सिखाया कि सेल्फ सस्टेनेबल कैसे रहना है। प्लास्टिक का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो कहीं डिसॉल्व नहीं होता है। बच्चे कहते थे नहीं पापा ये यहाँ पर ठीक नहीं है। तो हम लोग उसको वहां पर बड़े आनंद से सीखते भी आए और उसका प्रयोग भी करते आए। और जो स्कूल कॉलेज ये सब नहीं सिखा पाता था वो हमने वहां पर सीखा भी, समझा भी, और आज बड़े आनंद से जी। खैर हमारी बात तो पूरी हो गई थी और जो हम कहना चाहते वो भी कह पाए। बड़ा आपके साथ आनंद आया, हर बात में एक नया जीवंत माहौल रहा। बिल्कुल सर। और मुझे भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला सर, बिकॉज coming from such a diverse background and still having the connect with roots is very important। और आपसे भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला, बिकॉज कई बार लोग होते हैं ना, कहता है कि अब तो तुम विलायती हो गए हो, तो आप विलायत जाने के बाद भी विलायत के हुए नहीं, आप अभी भी हरियाणा के ही हैं और भारत के ही हैं। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग एंड आई थिंक दैट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल लाइक अस। और शायद हम भी किसी दिन कुछ कर पाएंगे ऐसे ही चलता रहा तो। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं निशांत जी, और प्रेरित कर रहे हैं सभी को अपने इस फोरम के माध्यम से। आप विभिन्न स्थानों से जो आप आवाजें प्रेजेंट करते हैं अपने फोरम के माध्यम से, वो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ा आंदोलन है। और आप इस आंदोलन में बहुत कारगर हों, बहुत आपका ये आंदोलन जीवंत रहे और सभी लोगों तक अच्छी प्रेरणा पहुंचा सकें, ये हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, sir. Thank you for joining us and giving us your important time. थैंक यू निशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।